हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज फेडरलिज्म। ये फेडरलिज्म जो है क्लास 10th पॉल साइंस का ये चैप्टर 2 है और ये आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में हम लोग खास करके पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरलिज्म और द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं, ये हमारे सोशल मीडिया का कुछ हैंडल्स है। अगर आप लोग चाहे तो इसके माध्यम से आप लोग अपना डाउट्स और क्यूरीज जो भी है उसको भेज सकते हैं। हम हर हाल में कोशिश करेंगे आपका जो डाउट्स है उसको क्लियरिफाई करने के लिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है इसको जानने से पहले आप लोग जो लास्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का मैं पढ़ाया था, दैट इज पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग से आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। पावर शेयरिंग में हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़े थे और पावर शेयरिंग हम लोग श्रीलंका मॉडल्स के बारे में पढ़े थे। बेल्जियम मॉडल्स में हम लोग देखे थे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया था किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। यानी कि वो अपने पावर अपने ही पास नहीं रखा, सभी को मिलजुल कर उन लोग अपने पावर को शेयर किए और एक अच्छा मॉडल बनकर उभर के आया था। कौन सा, बेल्जियम जो है। लेकिन अगर हम लोग श्रीलंका के बारे में बात करें, श्रीलंका जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आप लोग देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका सर्वे सर्वा था। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा पावर था और सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट होने के बावजूद भी और स्टेट गवर्नमेंट्स होने के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बिना परमिशन में, विदाउट एनी परमिशन में उन लोग कोई भी काम नहीं किया कर सकते थे। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने पावर को अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। इन दोनों में हमें याद रखना है जो बेल्जियम मॉडल था एक प्रकार का, वो कौन सा फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी फॉर्म उधर शुरू किया गया था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो इधर से आप लोगों को पता चला फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स क्या है। लेकिन श्रीलंका जो गवर्नमेंट था वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू किया था। इट मीन्स जब पावर एक ही जन के हाथ में रहे तो उस प्रकार का फॉर्म को हम लोग यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स बोलेंगे। और जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट्स, इसी तरह अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ में अगर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इस प्रकार को फॉर्म को ऑफ गवर्नमेंट्स को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के नाम हम जानते हैं। आप लोगों को उसका डेफिनेशन को अगर देखा जाए, इस माध्यम से हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म लिखा हुआ है, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि मैं आप लोग को बताया, स्टेट गवर्नमेंट्स हो या लोकल गवर्नमेंट्स हो, जिस देश में जिस प्रकार का व्यवस्था है, अगर सभी के बीच में पावर को अच्छे ढंग से शेयर कर दिया गया और ये पावर किसके हाथ क्या रहेगा ऑलरेडी उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो इस प्रकार गवर्नमेंट्स को क्या बोला जाता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को फेडरलिज्म का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और इंडिया में इस प्रकार का सिस्टम 1993 में लागू किया गया। 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वो लागू होते हुए 1993 में हो गया। इट मीन्स 1993 में लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। जो अर्बन बॉडीज हो या रूरल बॉडीज हो, ये जो आप लोग पंचायत राज सिस्टम बोला जाता है, ये इंट्रोड्यूस किया था 1993 में, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स फॉलो किया जाता है इंडिया में, हम लोग इधर से पता चलता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दो, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में दिख रहा होगा बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम क्वालिटेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसमें मैं आप लोग को 7 फीचर्स बताऊँगा। कौन सा मेन उद्देश्य है फेडरलिज्म का, उसी को पढ़ाने वाला हूं। और इसके साथ साथ आप लोगों को क्लियरिफाई हो जाएगा फेडरलिज्म है क्या और किस किस कॉन्सेप्ट को लेकर फेडरलिज्म बना है। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट्स में लिखा गया है, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स। जैसे कि मैं थोड़ी देर से पहले बता रहा था, स्टेट गवर्नमेंट्स रहेगा, लोकल गवर्नमेंट्स रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट्स रहेगा। यानी कि लेवल अलग अलग हो गया, सभी का काम अलग अलग है और किसका काम क्या है ऑलरेडी हमारे
हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो हमारे देश भी एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है। लेकिन इधर हम फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर नंबर 2 के बारे में हम लोग देखेंगे, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुडिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको समझने के लिए आप इस एक डायग्राम को देखिए। ये मान लो इंडिया है, इंडिया के अंदर ये एक स्टेट है और स्टेट के अंदर ये आपका गांव है। यानी कि ये आप एक गांव में रहने के बावजूद, आप और मैं या शहर में रहने के बावजूद भी, मैं जो हूँ या आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा भी कंट्रोल होंगे, आप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी कंट्रोल होंगे, क्योंकि आप एक पार्टिकुलर स्टेट से बिलोंग्स करते होंगे या यूटीएस से बिलोंग्स करते होंगे, या आप भी एक लोकल गवर्नमेंट्स बॉडी जो रहता है उसके द्वारा भी आप गवर्न होंगे। यानी कि एक ही आदमी को, एक ही पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी गवर्न किया, स्टेट गवर्नमेंट्स भी गवर्न किया और लोकल गवर्नमेंट्स भी गवर्न किया, लेकिन अपने अपने दायरे के अंदर रहते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट्स का जो भी काम आपसे है वो आप ही से कराएगा या आपको फ़ायदा देगा। स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसी तरह, और लोकल बॉडी जो है, जैसे कि आप लोग अर्बन एरिया में रहे या रूरल एरिया में रहे, आपके प्रति जो कर्तव्य सरकार का है, लोकल बॉडीज का है, वो जरूर आपके साथ करेगा। आई होप ये वाला पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट्स ऑफ देखेंगे इसमें, हुइच पावर कंट्रोल्स बाय हुइच गवर्नमेंट, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म है। देखिए कौन सा पावर किसके हाथ में रहेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हाथ में रहेगा या स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में रहेगा या लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ रहेगा, वो पहले से लिखा हुआ है। कहाँ? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। आप लोग सोचिए, अगर इस तरह एक आदमी को तीनों ही गवर्नमेंट्स अगर कंट्रोल करते तो उन लोगों के बीच में ज़्यादातर क्या हो जाता है, फाइटिंग हो जाता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। कभी कभार ऐसे सुने होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जमता नहीं है, यानी कि डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। इसी के चलते हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया गया है, जो जिसका पावर जो है, जिसका दायित्व जो है, वो उतना ही निभाएगा, अपने दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि वो पहले से लिखा हुआ है, एक अच्छा बात है जो डिस्प्यूट ना क्रिएट करे। नंबर 4 पॉइंट को देखेंगे, इफ सम चेंजेस इज रिक्वायर्ड इट मस्ट बी कंसेंट ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स। अगर भी कोई ज़रूरत होता है, कुछ चेंजेस का ज़रूरत होता है, तो ये कंसर्न होगा किसका? ना गवर्नमेंट्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो या स्टेट गवर्नमेंट्स का हो या लोकल बॉडीज का, उन लोग के बीच में बातचीत करके हो सकता है। और 5 पॉइंट में क्या है, अगर भी उससे अलावा कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, आप लोग सुने होंगे स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो इस डिस्प्यूट को क्लेरिफाई कौन करता है? जो कोर्ट है। स्टेट और स्टेट के बीच में आप लोग जानते होंगे होता रहता है। हमारे देश में हाई कोर्ट है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में लगभग है, और ये सभी क्या करते हैं? अपना अपना डिस्प्यूट को दूर करते हैं। अब हम देखेंगे 6 फीचर ऑफ फेडरलिज्म। 6 नंबर में आप लोग का क्या लिखा गया है? सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी कि जो देखिए टैक्सेशन वगैरह किया जाता है, टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ आप लोग, माइंस वगैरह रहता है, ये माइंस किसके हाथ में जाएगा, उसका पैसा कौन लेगा, या जो रेंट के टैक्सेस वगैरह लिया जाता है, इनकम टैक्स वगैरह लिया जाता है, ये सब कौन और उसका मालिक कौन होगा, या कौन सी फंड में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के फंड में जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट्स के फंड में जाएगा, ये भी पहले से भी क्लियरिफाई हुआ गया है। इट मीन्स क्या है, कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो और एक व्यवस्था, एक देश के सरकार को चलाने के लिए, पूरा देश भर के लोगों को अच्छे गवर्न करने के लिए फेडरलिज्म से बहुत बढ़िया सरकार नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें लोगों का ही बात सुना जाता है। और 7th और लास्ट पॉइंट के बारे में अगर हम लोग देखें, फेडरलिज्म फोकस ऑन यूनिटी एंड डाइवर्सिटीज। फेडरलिज्म का मेन उद्देश्य क्या है? हमारे भारतवर्ष का अगर एग्जाम्पल ले, यूनिटी, हमारे देश में डिफरेंट रीजन में लोग रहते हैं, डिफरेंट कलर के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, कल्चर सभी का अलग होने के बावजूद भी एक यूनाइट होके रहना
फेडरलिज्म का मेन उद्देश्य है। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एक यूनिटी बनाना फेडरलिज्म का एक उद्देश्य है। ये सबसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है फेडरलिज्म का। आई होप आप लोग ये 7 फीचर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेसन डाइजेस्ट। जय हिंद।